क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। ये सोचिए कि पूरा क्रेडिट इस युद्ध को रुकवाने का किसको जा रहा है। पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान। आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी, 7वें आसमान पर बिठा दिया है कि लीजिए, पाकिस्तान से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। क्या मोदी सरकार को इस्तीफा अब नहीं दे देना चाहिए? और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया। चीन से लेके, ईरान से लेके, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि यूएई और सऊदी अरेबिया भी शहबाज शरीफ को शाबाशी दे रहे हैं, जो पुतिन नहीं कर सके। मिस्र, टर्की धन्यवाद तो कभी देंगे नहीं पाकिस्तान को। अपने आप को कैसे बचाएंगे? जयशंकर, मोदी जी के मंत्री या कोई भी जर्नलिस्ट। आज पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ये लग रहा था कि आज हम सुबह जब उठेंगे तो हमें ईरान जो है परमाणु युद्ध की वजह से, परमाणु हथियारों की वजह से, उनके बम गिराने की वजह से बहुत तहस नहस हुआ मिलेगा। मोदी सरकार उनकी कूटनीति की, विदेश नीति की बहुत भयानक हार, बुरी हार हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है। तीसरा विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी है और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का कहीं नामो निशान भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है उससे। और मैं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि इस युद्ध के शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही कहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है इसमें मीडिएशन के लिए और पाकिस्तान करेगा। और मैं बार बार कहती रही थी, हिम्मत हो तो पाकिस्तान का नाम लेके ये कहते ना कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, लेकिन उतना बोलने की हिम्मत नहीं है। उस दलाल ने ही आपको राहत दिलाई है। जिस दलाली की वजह से आज हमको फायदा हुआ है, हमने तो पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाए, और मोदी जी वो जो कौन सा नकली एक मेडल लेकर आए हैं इजराइल से और इधर उधर से, वो मेडल दिखाते हुए दुनिया में घूमेंगे क्या? तो ऊपर से जले पर नमक छीट दिया है पाकिस्तान ने, विश्व युद्ध का पंच बनकर। पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर मसला, उसको हल करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? चाहे ऑपरेशन सिंदूर ओपन एंडेड हो वगैरह, और भारत अगर कोई प्रयास करता है पाकिस्तान को हमला करने में, ये सब देश जो है पाकिस्तान की सपोर्ट मेरे ख्याल से करेंगे। भारत सरकार को चाहिए आज के बाद अपनी ये जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को बंद करें और पाकिस्तान को, पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान चले जाओ, इसे गाली की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, 1000 गुना ऊपर, एक झटके में ऊपर चला गया है पाकिस्तान का ओहदा। कश्मीर का मुद्दा बहुत सूनर और लेटर जो ट्रंप है उसको उठाने वाला है। वो पाकिस्तान को रिवॉर्ड तो देगा, कुछ क्या देगा रिवॉर्ड? वो कहेगा मैं तुम्हें रिवॉर्ड में कश्मीर देता हूँ। कल रात को जब सब सो रहे थे तो सुबह उठते उठते जो सबसे बड़ी खबर हर चैनल पर न्यूज ब्रेक हो रही थी, वो थी कि 14 दिन का सीज फायर हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। जी हाँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ और डोनाल्ड ट्रंप की वो ट्वीट भी आपको दिखाऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने की घोषणा की है, बशर्ते कि ईरान तुरंत हॉर्मुज की जो खाड़ी है वो खोल दे। इस फैसले को ट्रंप ने 2 तरफा युद्ध विराम यानी कि डबल साइडेड सीज फायर बताया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने इस युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। और अब मैं आपको ट्रूथ सोशल का वो ट्वीट दिखाना चाह रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये सोचिए कि पूरा क्रेडिट इस युद्ध को रुकवाने का किसको जा रहा है? पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान। अब ईरान का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। आपने देखा कि पहली लाइन में उन्होंने शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को एक तरीके से धन्यवाद दिया है, उनको एक्नॉलेज किया है, क्रेडिट दिया है। मैंने तेहरान का स्टेटमेंट भी, प्रिया अगर आप बैक स्टेज में है, तेहरान का स्टेटमेंट भी प्ले आउट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रीट्वीट भी बाद में किया है। ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ Iran, I express gratitude and appreciation for my dear brothers, Prime Minister Shahbaz Sharif and Field Marshal Munir for their tireless efforts to end the war in the region. ये एक अच्छी खबर है, विश्व के लिए एक राहत है, बहुत बड़ी राहत, कि जिस तरीके की मार काट अभी तक चल रही थी, कम से कम वो बंद हो जाएगी। हॉर्मुज का जो संकट है 14 दिन के लिए खुलेगा। उम्मीद है कि तेल का संकट, गैस का संकट खत्म होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि
आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी। आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। सोशल मीडिया पर लोगों ने अभी से लिखना शुरू कर दिया है कि ये मोदी सरकार के विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। और आज मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल कहां लाकर खड़ा कर दिया है, 7वें आसमान पर बैठा दिया है कि लीजिए, पाकिस्तान से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट फिर से दिखाई है जिसमें कि पहली लाइन में और जो तेहरान का स्टेटमेंट है, दोनों देश शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हम नाम के लिए बैठे हैं कि भाई हम ब्रिक्स को हम चेयर करेंगे, लेकिन सारा क्रेडिट पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है वो लेकर जा रहा है। अब आखिर मोदी सरकार क्या बोलेगी? अपने लाइन ऑफ डिफेंस में क्या बोलेगी? क्या हम अभी भी यही कहेंगे, वेरी गुड, we are thankful for the peaceful efforts made by Pakistan? Are we going to say a big thank you to Pakistan? पहला सवाल ये है। या फिर मोदी सरकार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगी, या फिर ये मानेगी कि हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस जगह पर जाकर बैठ गया है जहां पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों नहीं नजर आई? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा अब नहीं दे देना चाहिए? लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लिखने लगे हैं। कांग्रेस के लोग, तमाम लोग, एक्टिविस्ट, सब हमारे विदेश नीति का फेलियर बता रहे हैं। और कोई भी, किसी को भी गुस्सा आएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर कि भाई आप माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी बार बार कहते नहीं थकते कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका से। और आज अमेरिका ने पाकिस्तान को कहां बैठा दिया है? आज मोदी सरकार को बौना बना के रखा हुआ है। मोदी सरकार की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया। और जानबूझकर मोदी सरकार ने ऐसा होने दिया अपने एक्शंस के जरिए, अपने नीति के जरिए। आज किसी को भी इस बात पर गुस्सा आएगा कि आज पाकिस्तान कहां जाकर बैठ गया और क्या क्रेडिट लूटकर इस समय जा रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। चीन से लेके, ईरान से लेके, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि यूएई और सऊदी अरेबिया भी शहबाज शरीफ को शाबाशी दे रहे हैं। आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जो पुतिन नहीं कर सके, मिस्र, टर्की नहीं कर सका या ओमान नहीं कर सका, ये दोनों जो है हमारे दुश्मन मुल्क के सरबराह, वो कामयाबी बता के पूरी दुनिया में, जैसे आपने कहा, राहत की सांस ले रहे हैं। जो रात को धमकी दी गई थी ट्रंप के द्वारा कि उनकी सिविलाइजेशन को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, अब जो है सिर्फ तेल और गैस की कीमतें नहीं, फर्टिलाइजर की ही नहीं, और बिजली की भी जो किल्लत पूरी दुनिया में देखी गई थी, पूरे दुनिया के लोग और ख़ास तौर पे ईरान के लोग जो कुर्बानी दिए हैं 40 दिनों के तकरीबन बमबारी से दिन रात में, और इस क्षेत्र के लोग जो डर और खौफ में जी रहे थे, तो जो लंबी कतारें भारत में देखी गई गैस के लिए, उनके लिए कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला। हालांकि मेरा मानना यह है कि तेल और गैस इतनी जल्दी बहाली नहीं होगी, क्योंकि गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे उसको दुरुस्त करने में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने युद्ध शुरू होने से मतलब ये नॉन अलाइंड क्यों नहीं है, ये मैं आपके दर्शक समझ ले। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले इजराइल जाकर और ईरान पर हमले होने का राजनीतिक रूप से समर्थन किया। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के चुनाव होने से ठीक 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के लिए भी प्रचार किया। ये दूसरी बार है जो ये प्रधानमंत्री ने किया है। पहले राष्ट्रपति ट्रंप के लिए किया था टेक्सास में, अब ये नेतन्याहू के लिए किया इन्होंने। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारे सिद्धांत रहे है, ये जो हमारी भारत की भूमिका रही है, ये मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है कि उन्होंने इसको नष्ट किया है, जिससे हमें बहुत रेपुटेशनल डैमेज हुआ है। ये कोई सहयोग नहीं है कि ईरान पाकिस्तान के मध्यस्थता के तौर पर स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन भारत को नहीं। और ये इसलिए भी प्रॉब्लमैटिक है कि G20 में और ब्रिक्स में हर देश ने एक स्टैंड लिया है, भारत ने उसका बिल्कुल विपरीत उसका स्टैंड लिया है। और लास्टली, हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भारत की जो छवि थी वो नष्ट हुई है, क्योंकि जब हमारे अपने ही रणनीतिक क्षेत्र स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में एक वॉरशिप आइरिस डेना को उड़ा दिया गया था, तब मोदी सरकार खामोश रही है। पोस्ट ईरान वार हमारी जो छवि है
हमारी जो रेपुटेशन, नॉट जस्ट छवि, बट हमारी जो भू राजनीतिक स्थिति, मतलब जो सिचुएशन है, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। आज के दरमियान आप किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। ईरान ने बहुत कुछ खोया, लेकिन आज ईरान के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन आज भारत के लिए ये कौन सा मोमेंट है? ना भारत कुछ बोल सकता है, भारत की तो अभी लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगी अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि अगर आप लोगों ने देखा हो, कोई लाइन ऑफ डिफेंस आया, कोई रिएक्शन आया। इतने बड़े संकट से इस समय भारत गुजर रहा है, एक लाइन धन्यवाद तो कभी देंगे नहीं पाकिस्तान को, लेकिन लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? अपने आप को कैसे बचाएंगे? जयशंकर, मोदी जी के मंत्री या कोई भी जर्नलिस्ट जो सवाल करने वाला जर्नलिस्ट है, अगर आज मोदी सरकार से ये सवाल करेगा, मुझे पता नहीं कितने जर्नलिस्ट करेंगे, लेकिन आज क्या रिएक्शन होगा सरकार का? उनके लाइन ऑफ डिफेंस में क्या बोलेंगे? जी नीलू जी, देखिए आज पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सीज फायर है, बट सीज फायर भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, और ये लग रहा था कि आज हम सुबह जब उठेंगे तो हमें ईरान जो है परमाणु युद्ध की वजह से, परमाणु हथियारों की वजह से, उनके बम गिराने की वजह से बहुत तहस नहस हुआ मिलेगा। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसमें क्रेडिट सबसे पहले हेडलाइंस जो है वो जा रही है पाकिस्तान के नाम। उसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड वो फॉर एवर हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। सीज फायर है या नहीं, और सीज फायर भी ये कहते हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में कि चलिए घड़ी टल गई। अब घड़ी वो मौत के संदर्भ में कहा जाता है कि घड़ी टल गई तो समझिए अब जिंदा रह गए। तो सेम थिंग ईरान के साथ हुई है कि वो घड़ी टल गई 5 बजे के बाद सुबह हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कि जहां उनके ऊपर बम गिरने का कोई ऐसा आसार बन रहे थे, न्यूक्लियर बम, वो घड़ी टल गई है। तो आप ये समझिए कि ये सीज फायर छिटपुट चलते चलते, जिसको कहते हैं ना अपनी मौत मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि सबने ईरान की ताकत को देख लिया है, ईरान के हौसले को देख लिया है कि सीमित साधनों के साथ, संसाधनों के साथ भी वो जज्बे के साथ, हौसले के साथ खड़ा रहा, और एक देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और आदमी को धूल चटा दी। अदरवाइज क्या औकात है ईरान की जो ये उसके ऊपर आ गए हैं सीज फायर मानने के लिए, ट्वीट करके आ रहे हैं। और वो पाकिस्तान का, रही बात आपने पाकिस्तान के संदर्भ में पूछा, तो हमारे लिए जो इस देश के जो सरकार है वर्तमान, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उनकी कूटनीति की, विदेश नीति की बहुत भयानक हार, बुरी हार हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है, इस क्यों हार हुई है, हम क्यों कह रहे हैं, हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा शर्मसार होने का दिन है। क्यों है शर्मसार होने का दिन? कि हम दुनिया में, कहा जाता है कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और इतना बड़ा युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी है, और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का कोई कहीं नामो निशान भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है उससे कि आइए जरा आप अपने क्लाउड, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। वो हमें कोई पूछ नहीं रहा है। हम ब्रिक्स के चेयर है इस साल, जिस ब्रिक्स का ये हमें ईरान भी मेंबर है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप आइए, ब्रिक्स के चेयर हैं आप, एटलीस्ट एक ट्वीट लिखिए, जारी करिए कि इसका कंडेमनेशन करिए इजराइल के हमलों का। हम वो भी नहीं करते हैं। हम जो है विश्व गुरु कहते हैं खुद को, हमने अपने आप को घोषित कर रखा है। विश्व गुरु की जरूरत तो ऐसे मौकों पे, नाजुक मौकों पे सबसे ज्यादा होती है कि गुरुजी चेलों को लड़ रहे हैं, जो उनको समझाएं कि भाई मत लड़िए, आइए टेबल पे बैठिए। और दोनों देश, इजराइल एंड ईरान, दोनों एशिया के देश है, और हम अपने आप को एशिया यानी ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं, मानते हैं हम। और हम बोल ही नहीं रहे, हम चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों? अगेन वही हमारी विदेश नीति जो है हमारी घरेलू राजनीति से संचालित होती है। घरेलू राजनीति हमारी एंटी मुस्लिम राजनीति है, तो उसमें चाहे ईरान हो या कोई और देश हो, अरब देशों के अलावा, ईरान के क्योंकि मुस्लिम देश था, और यही मोदी जी को क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, उनको लगा कि यार 5 राज्यों के चुनाव में वहां पे मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाले हैं वहां के चुनाव नतीजों को। तो अगर मैं मुस्लिम देश के साथ खड़ा हो गया, मेरा तो बंटाढार हो जाएगा। क्या जवाब दूंगा अपनी चुनावी रैली में? और जिस तरह जहर उगलते वो जहर ना उगल पाते, पब्लिक पूछती। लेकिन जो अभी तक जो हमने जो अपनी जो एक पाया हुआ एक मुकाम था, हमने ये इक्वी डिस्टेंस रखी नहीं। हमारा तो फर्ज ये होना चाहिए था कि जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था, दोनों से बराबर डिस्टेंस, ना हम इजराइल के साथ है ना हम ईरान के साथ है। लेकिन जैसा अभी बताया गया कि हम तो 48 आवर्स बिफोर ये जो युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले हम वहां हमलावर देश के यहाँ बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे, उसके हम उनकी मेहमानबाजी स्वीकार कर रहे थे। उसके मतलब आपको तो साफ साफ क्यों, और आपको ईरान ने मना कर दिया भाई। ईरान ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान को?
पाकिस्तान भले ही उनका पड़ोसी है, बताया जाता है कि जैसा कि भौगोलिक परिस्थितियां कहती है 900 किलोमीटर लंबा उनका बॉर्डर शेयर करते हैं वो लोग आपस में। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी, जो कि शिया मुस्लिम आबादी पहले नंबर में ईरान में है, उसके बाद हमारे यहाँ रहती है, भारत में रहती है। आपका तो जिसका कहते हैं ना कि इमीडिएट पहले सुई भारत की तरफ घूमनी चाहिए थी कि भाई इनका प्रभाव भी है, मुस्लिम इनके यहाँ आबादी है और ये इनको प्रभावित करने में समर्थ हो सकते हैं। मुस्लिम नेताओं को, जो सुप्रीम लीडर एटसेट्रा थे, उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, बच्चियों को 100 से ज्यादा बच्चियां बम हमले में मार दी उन्होंने, हम चुप बैठे रहे। मतलब उसकी आलोचना तो ना करते, चलिए नहीं करनी है आपको अपनी विदेश नीति के चलते, शोक तो जता सकते थे। आप क्या जहाज डुबा दिया आपके पड़ोस में, आपके पानी में, आपके टेरिटोरियल वाटर में, उसके बाद भी आप चुप बैठे रहे। तो आपको तो आपकी जो एक क्वालिफिकेशंस थी, जो कि आप क्वालिफाई कर रहे थे मीडिएटर होने के लिए, वो आपने सब गंवा दी। आप यूक्रेन पहुंच गए, तो पहुंच गए आप युद्ध का फैसला करने के लिए। और यहाँ आपके पड़ोस में ईरान में जो परमाणु युद्ध की बात हो रही थी, नीलू जी, अगर ईरान में परमाणु बम छूटता तो ईरान से गुजरात का जो एरियल डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसका जो रेडिएशन, जो विकिरण बोलते हैं परमाणु बम डालने के बाद, वो हवाओं के साथ उड़ के गुजरात के से फैलता हुआ आगे तक फैलता। हम मतलब इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर और हम पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया कि आइए लाइए हम करते हैं मीडिएशन। और मैं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि इस युद्ध के शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही कहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है इसमें मीडिएशन के लिए और पाकिस्तान करेगा। और मैं बार बार कहती रही थी, अभी 21 मार्च को भी मैंने कहा था आपके ही शो में कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो करता है। तो अब आप बने रहिए, अपने आप में खुश होते रहिए कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं है। लेकिन ईरान ने न केवल ये लड़ाई जीत ली है, सीज फायर को तो छोड़ दीजिए, अब अमेरिका जो है हिम्मत नहीं करेगा। इजराइल का क्या है, वो 1-2 छुटपुट करके वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि सबको अपना रिकंस्ट्रक्शन करना है। इजराइल का जो आयरन डोम है उसकी हड्डी पसली तोड़ दी है ईरान ने, अभी वो पड़े सिसक रहे हैं। तो अभी तो आपको जो हॉर्मुज स्ट्रेट पे अभी भी ईरान जीता क्यों है, मैं क्यों कह रही हूँ ये कहा जा, ईरान पहले तो रेजिम चेंज करवाने की बात थी कि इसलिए हमले कर रहे हैं, वो रेजिम चेंज नहीं हुआ, नेता मार दिया, रेजिम तो और भी हार्डकोर रेजिम आ गया है वहां पे, उसी का सक्सेसर। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बात परसों से बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट आज भी कब्जे में ही है उनके, वो खोलेंगे। उन्होंने कहा है कि इन अकॉर्डेंस, इन कोऑर्डिनेशन विद आवर आर्म्ड फोर्सेस। मतलब क्या है, मेरा मानना तो ऐसा है कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस हर उसकी तलाशी लेंगी कि इसके अंदर आ क्या रहा है। आपके यहाँ से पता चला वो हथियारों का जखीरा इकट्ठा हो गया सामान आने के चक्कर में। तो अभी वो वहां पे $2 मिलियन तो पर शिप वो वसूली रहे हैं, उसमें हाफ कर रहे हैं वो 50-50। तो आप अंदाजा लगाइए कि ईरान के पास कितना अपना रिकंस्ट्रक्शन करने का पैसा आ गया है इससे। आप मंथली उनके पास $2 बिलियन आएंगे। $2 बिलियन इज इक्विवेलेंट टू रफली मतलब 15,000 करोड़ रुपया, 15 से 16,000 करोड़ रुपया होता है। तो उनका तो रिकंस्ट्रक्शन आराम से हो जाएगा जो उनका नुकसान हुआ है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ इस युद्ध में ईरान ने जो 47 इयर्स के जो सैंक्शंस थे, उनकी वजह से जो उन्होंने, प्रतिबंधों की वजह से जो उन्होंने नुकसान भुगता, उसको ब्याज सहित वसूल लिया है अब। क्योंकि अब मान के चलिए कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसके ऊपर फॉर एवर ओमान और उनका ही कब्जा रहेगा, वो वहां पे टोल वसूलेंगे। तो अब जो है, अब आपको जो कहते हैं ना कि हार के झक मार के आपको ईरान के दरवाजे पे ही जाना पड़ेगा कि भाई ठीक है हम भी आपको, क्योंकि बायर देगा जो भी $1 मिलियन लेगा वो बस फी वसूलेंगे टोल। तो आपको जाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे जो शिप्स हैं उनको गुजरने दें और हम इतना पैसा आपको पर शिप देंगे। मोदी जी बहुत असफल, सबसे ज्यादा असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। आज भारत के लिए हंसने का दिन है और रोने का, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तेहरान की सड़कों पर विजुअल्स में देख रही थी सुबह, वहां पर सेलिब्रेशन के विजुअल्स हैं और ये कहा जा रहा है कि ईरान की ये बड़ी जीत है। पाकिस्तान के रोल की बात हो रही है वहां पर, ईरान के अंदर पाकिस्तान के रोल की बात की जा रही है। आज भारत के लिए हंसने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, या वाकई में हमें पश्चाताप करने की जरूरत है कि भाई हम कहाँ गलत हो गए? भारत के लिए ये मुंह तो बहुत बड़ा तमाचा है एक्चुअली, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम क्या है, हम दलाल नहीं है। और पाकिस्तान को हिम्मत हो तो पाकिस्तान का नाम लेके ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, लेकिन उतना बोलने की हिम्मत नहीं है। ये किसी के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक टॉन्ट पाकिस्तान को लगाया। अब ऐसा है कि वही दलाल जो है, जिसको इन कोर्ट्स दलाल जो है, उस दलाल ने ही आपको राहत दिलाई है। इतनी बड़ी विडंबना है कि आपको जो राहत मिली है, आप दुनिया के सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश रहे,
समझिए कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमारा जो ईंधन का जो हमारा जो हमारी गरज है वो पूरी तरह से उस इलाके से आती है जहां पर युद्ध चल रहा है। और हमारा कर्तव्य बनता था, सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता था कि हम इस युद्ध को रोकने के लिए कोशिश करते, हम इस युद्ध के खिलाफ खड़े होते, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें मारे जा रहे हैं। मतलब ये किस तरह की बेवकूफी है। और हम है कि हमने ईरान की कोई मदद नहीं की, और जो मदद कर रहा है उसको हम दलाल कह रहे हैं। और जिस दलाली की वजह से आज हमको फायदा हुआ है, हमने तो पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम इस संकट से कुछ तो राहत हमको मिली है। कल अगर ये टेम्पररी सीज फायर परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो जाती है और उसके लिए पाकिस्तान मीडिएशन करता है और ये परमानेंट सीज फायर हो जाए, तो हो सकता है कि कल शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाए। और मोदी जी वो जो कौन सा नकली एक मेडल लेकर आए हैं इजराइल से और इधर उधर से, वो मेडल दिखाते हुए दुनिया में घूमेंगे क्या? अगर नोबेल प्राइज पाकिस्तान को मिल जाए तो आपकी तो पूरी नाक कटेगी। नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है, नाक रहेगी तो कटेगी ना। अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है, हमारे पास नाक बची नहीं। मोदी सरकार ने एक ऐसी जगह पर लाकर पूरी विदेश नीति को खड़ा कर दिया है कि हमारे विदेश नीति की नाक ही नहीं है, तो काटना तो बहुत दूर की बात है। कि आज मेरे जैसे हिंदू के लिए राहत भी है और मोह भंग भी है। राहत इसीलिए है कि दुनिया विश्व युद्ध के चौखट से लौट आई, मेरे घर में सिलेंडर अब धीरे धीरे आने लगेगा। मोह भंग इसीलिए है कि पिछले 40 साल से जो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे व्हाट्सएप अंकल लोग खुद को विश्व गुरु कह रहे थे, 40 दिनों में तो ईरान विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु हमको 40 साल से कह रहे थे कि हम है, 40 दिन में बन गया ईरान। दूसरा मोहभंग इसीलिए भी है क्योंकि जिस भाजपा ने देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई थी, उसके राष्ट्रवाद को पहले तो पिछले साल मई में ट्रंप साहब ने सीज फायर करके धराशायी कर दिया, और आज 11 महीने के अंदर ईरान ने दिखा दिया कि संस्कृति का मतलब 56 इंची गमछा, छाती के ऊपर गमछा लहराते हुए हिंदू राष्ट्र का नारा देना नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था वो धराशायी हो गया है। तो ऊपर से जले पर नमक छीट दिया है पाकिस्तान ने विश्व युद्ध का पंच बनकर। अब कल विश्व पंच पाकिस्तान, विश्व गुरु ईरान और डियर फ्रेंड डोलांड, ये तीनों मिलकर अगर भाजपा पे चढ़ जाएं कि हम तीनों मिलकर अब कश्मीर का समझौता करेंगे, तो मोदी सरकार कहां जाएगी? समस्या तो यहाँ आने वाली है, क्योंकि एक विश्व गुरु ईरान बन गया है, दूसरा विश्व पंच पाकिस्तान बन गया है, डियर फ्रेंड डोलांड तो अभी भी डियर फ्रेंड ही है। ये तीनों मिलकर कहेंगे कि अब हम दुनिया का विश्व युद्ध तो सलट लिए, अब आपका विश्व, आपका जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर मसला, उसको हल करेंगे, तो ये कहां जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पिछले कुछ घंटों में कुछ पंचायती हुई है, इस पंच का जो टेबल था, इस पर न तो फादरलैंड इजराइल था, न तो सनलैंड मोदी सरकार इस टेबल पर थी, न तो इनके ब्रदरलैंड जो यूएई और सऊदी अरब है, माय डियर ब्रदर करके ट्वीट करते हैं। मतलब जो जो लोग थे, फादरलैंड भी नहीं है, मोदी सरकार लैंड भी नहीं है, जो जिसको ब्रदर ब्रदर बोलते थे वो सब भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की जो धुरी है, दुनिया की जो विश्व राजनीति है, दुनिया की जो भू राजनीति है, ये पिछले 40 दिनों में बदल गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डिप्लोमेटिक जीत है पाकिस्तान की कि उन्होंने अपने रिलेशंस को बहाल ही नहीं चीन से किया, लेकिन चीन को भी वो इस्तेमाल करके इस प्रयास में काफ़ी अहम रोल किया। जिस तरीके से रूस और चीन ने यूनाइटेड नेशंस में इंटेलिजेंस शेयरिंग से, वेपन से, हर एक मामले में ईरान का सपोर्ट किया। और जो स्ट्रेटेजिक गेन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो हुई है, जो सबसे बड़ा खतरा वो मानते थे, वो भारत से था, चाहे ऑपरेशन सिंदूर ओपन एंडेड हो वगैरह। तो अब अमेरिका चूंकि उनके साथ है, चीन है तो है ही, तो सऊदी अरब, टर्की और दूसरे देश भी, रूस भी कुछ हद तक पाकिस्तान के हक में है। और भारत अगर कोई प्रयास करता है पाकिस्तान को हमला करने में, ये सब देश जो है पाकिस्तान की सपोर्ट मेरे ख्याल से करेंगे। दूसरी तरफ जो भारत और इजराइल के और अमेरिका का ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पे इजराइल के, तो उससे ख़तरा था, क्योंकि इजरायली पहले ही बता चुके हैं कि ईरान को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान और टर्की हमारे दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के ख़ास तौर पे न्यूक्लियर इशू पे हम बमबारी करेंगे भारत के सहयोग से बोल के। तो अब चूँकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका भी इनके हक में हैं, मेरे ख्याल से वो भी खतरा टल गया है। और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी शायद इस डिप्लोमेसी से और आगे भी चल के ये प्रयास करेंगे कि ये सेटलमेंट हो जाए और उनके नेशनल सिक्योरिटी को फायदा हो। तो ये स्ट्रेटेजिक दोनों तरफ से गेन है। भारत को अब आइसोलेट कर दिए हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने ऐसा किया हमारे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से।
तो हमको क्या मिला ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में? सिर्फ टैरिफ मिले और बेइज्जती मिली पिछले कई महीनों से, और हम इस इशू से साइडलाइन जो हो गए हैं, मेरे ख्याल से परमानेंट स्कार है। बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान एम्बोल्डन होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने देशों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की आलोचना की थी और इंडिया का समर्थन किया था? क्या चीन ने किया था? क्या अमेरिका ने किया था? क्या रूस ने किया था? क्या ब्रिक्स किसी देश ने किया था? नहीं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की नाकामियां है। ये मोदी सरकार के लिए बैठ के आत्मचिंतन का विषय है। चुनाव की रैलियां वैलियां तो चलती रहेंगी, चुनाव तो आते रहेंगे, जरा उसे छोड़ के और बैठे, जरा बात करें अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ, अपने सलाहकारों के साथ, इंट्रोस्पेक्शन करें। आत्मचिंतन का समय है। आप हमेशा रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए क्यों मिलते हैं? जब ट्रंप चुनाव हार रहा है तो आप वहां ट्रंप सरकार की, आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आते हैं। जब ट्रंप चुनाव जीत रहा है तो आप उससे नहीं मिलते हैं। कमला हैरिस जो डेमोक्रेट पार्टी की लीडर थी, चुनाव लड़ रही थी, उससे मिलके आते हैं। वहां से आपकी ट्रंप आपका दुश्मन नंबर 1 बन जाता है। उसके बाद अब आप आए हैं, आप फिर रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए हैं। जब दुनिया इजराइल जाने से कोई भी दुनिया का लीडर तैयार नहीं है, वो ऐसे मौके पे आप इजराइल जाते हैं और उसके विद इन 48 आवर्स ऐसी जंग शुरू होती है जिसकी खतरा ये मंडरा गया कि ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार को चाहिए आज के बाद अपनी ये जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को बंद करें और पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान चले जाओ, इसे गाली की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, 1000 गुना ऊपर, एक झटके में ऊपर चला गया है पाकिस्तान का ओहदा। तो इसलिए जरा अब चुप बैठे, मुंह पे लगाम लगाएं अपने भी और अपने जो ये आपके ट्रोल्स हैं। जैसा अभी पुष्पराज बता रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा बहुत सूनर और लेटर जो ट्रंप है उसको उठाने वाला है। वो पाकिस्तान को रिवॉर्ड तो देगा, कुछ क्या देगा रिवॉर्ड? वो कहेगा मैं तुम्हें रिवॉर्ड में कश्मीर देता हूं। तो आप उसकी तैयारी कीजिए कि हमें उससे कैसे निपटना है। बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आने वाला है हमारी पॉलिसी के फेल्योर के तौर पे। और ये लड़ाई जो है, ये कहना मैं जरूर चाहूंगी, ये ईरान ने न केवल लड़ाई जीती है बल्कि दुनिया के दिलों को भी जीता है और दिमाग को भी जीता है। मजबूर किया है कि अभी दूसरी तरीके से युद्धों को लड़के जीता जा सकता है, क्योंकि ये जीती तो है कि जो सीज फायर की बात अल्टीमेटली करनी पड़ी, अदरवाइज तो वहां वो डाल रहे थे, उसके ऊपर डाल ही रहे थे।